सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ये वीडियो 2 दिन बाद आ रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिज इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे फॉर दी JK SSB JEE एग्जामिनेशन। तो अगर कोई सा भी प्रॉब्लम आपको आएगा ड्यूरिंग दिस वीडियो, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है मोबाइल फ़ोन से, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, बिकॉज जो हमारा सिस्टम है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा रिगार्डिंग दिस लेक्चर, रिगार्डिंग दिस ब्रिज इंजीनियरिंग, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके MCQs में लाऊंगा, वन शॉट में ही 60 to 70 MCQs फॉर द ब्रिज इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ब्रिज इंजीनियरिंग। तो ब्रिज का डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सो सबसे पहले पूछेगा आपको व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज। सबसे पहले पूछेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज, यानी ब्रिज के कौन कौन से कंपोनेंट्स है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले द सुपर स्ट्रक्चर इज एनालॉगस टू सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, एंड जो सब स्ट्रक्चर है इट इज एनालॉगस टू वॉल्स, कॉलम्स एंड द फाउंडेशन। यानी जो सब स्ट्रक्चर है इट विल इंक्लूड द वॉल्स, कॉलम्स एंड द फाउंडेशन। एंड अगर आप सुपर स्ट्रक्चर देखोगे इट इज एनालॉगस टू सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है ना। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज। 2 कंपोनेंट्स है, एक है आपका सुपर स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका सब स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बात करते हैं। सो यहाँ सुपर स्ट्रक्चर में आपसे क्या क्या पूछेगा। देखो सुपर स्ट्रक्चर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें स्ट्रक्चर मेंबर कैरिंग कम्युनिकेशन रूट्स, यानी जिस स्ट्रक्चर पे हमने रूट्स को कंस्ट्रक्ट किया है दैट इज कॉल्ड एज द सुपर स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे यहाँ फिगर में ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस ऊपर वाला पार्ट मेंशनड इज द सुपर स्ट्रक्चर, यानी जहाँ पे रोड होगा। और नीचे इसका देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड रेल्स है, गार्ड स्टोन्स है एंड फ्लोरिंग, ठीक है, सपोर्टेड बाय द स्ट्रक्चरल डिजाइन सच एज बीम्स, गर्डर्स, आर्चेस, केबल्स अबव द लेवल ऑफ द बेयरिंग, ठीक है ना। तो बीम्स आएगा, गर्डर्स आएगा, आर्चेस आएगा, केबल आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल इंक्लूड इन द सुपर स्ट्रक्चर। साथ साथ में ये भी बात कर लेते हैं जो आपका सब स्ट्रक्चर आएगा उसमें ये सपोर्ट करता है सुपर स्ट्रक्चर को, एंड इसमें क्या क्या आएगा, आपका एब्यूटमेंट आएगा, पायर आएगा, ठीक है ना। और एब्यूटमेंट पायर्स आएगा, विंग वॉल आएगा, फाउंडेशन आएगा फॉर पियर्स एंड एब्यूटमेंट। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सब स्ट्रक्चर। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, वॉल लिख सकते हो, फाउंडेशन लिख सकते हो, पायर लिख सकते हो, एवरीवन यू कैन राइट डाउन, ठीक है ना। तो सुपर स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ मेंशन किया गया है एंड सब स्ट्रक्चर का भी एग्जाम्पल्स आपके सामने मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिज, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो मटेरियल पे अगर हमने क्लासिफाई किया है ब्रिज को, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा टिम्बर ब्रिज विच इज मेड अप ऑफ द टिम्बर, मेजरिंग ब्रिज, स्टील ब्रिज, ठीक है ना, रेनफोर्स कंक्रीट ब्रिज या प्रीस्ट्रस ब्रिज या कंपोजिट ब्रिज है। तो यू कैन नो दैट टिम्बर ब्रिज किसका बना होता है, वुड का, मेजर किसका बना होता है, स्टील, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। कंपोजिट ब्रिज जो होता है इट इज मेड अप ऑफ द 2 और मोर टाइप्स ऑफ द मटेरियल। अब बात करेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमारे पास स्ट्रेट ब्रिज होता है और सिक्यू ब्रिज होता है। आगे हम देखेंगे अलाइनमेंट में, ठीक है, स्ट्रेट और सिक्यू क्या होता है। अब लोकेशन पे क्या होता है, लोकेशन ऑफ द ब्रिज फ्लोर, जो आपका ब्रिज का फ्लोर होता है उसका लोकेशन कहाँ पर है, जैसे आपका डेक ब्रिज है, जैसे थ्रो ब्रिज है या सेमी थ्रो ब्रिज है, ठीक है ना। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ द ब्रिज बेस्ड ऑन दी लोकेशन। इसका आगे हम देखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पर्पस क्या रहेगा, एक तो एक्वाडक्ट रहता है, वायाडक्ट रहता है, हाईवे ब्रिज रहता है, रेलवे ब्रिज रहता है और ठीक है, फुट ब्रिज रहता है। नेचर ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, इसमें हम देखते हैं पोर्टल फ्रेम ब्रिज, ट्रस ब्रिज देखते हैं, बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज देखते हैं या सस्पेंशन ब्रिज देखते हैं। इसी तरह से पोजीशन ऑफ द हाई फ्लड लेवल, इसमें सबमर्सिबल ब्रिज रहता है या इसमें हम देखते हैं नॉन सबमर्सिबल ब्रिज, या हमारे पास में लाइफ एक होता है परमानेंट ब्रिज, दूसरा होता है टेम्पररी ब्रिज। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ द ब्रिज। एक होता है लोडिंग पे, क्लास ए लोडिंग, क्लास ए एंड क्लास बी ब्रिजेस, इनका सारा हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड और मूवेबल ब्रिजेस, इसमें स्विंगिंग ब्रिज आएगा, ठीक है, बैसल ब्रिज आएगा एंड लाइफ लिफ्ट ब्रिज आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे स्पान लेंथ, ठीक है। तो ये जो स्पान लेंथ है, यू शुड रिमेंबर दैट जो कलवर्ट होता है उसका स्पान लेस देन 8 मीटर होता है। अगर माइनर ब्रिज होगा ये आपसे पूछेगा
उसका स्पान 8 से लेकर 30 मीटर तक होता है, मेजर का 30 से 120 होता है, एंड जो लॉन्ग स्पान ब्रिज होता है उसका ग्रेटर देन 120 मीटर होता है, ठीक है ना। सो दीज आर दी ऑल टाइप्स ऑफ द ब्रिजेस। कलवर्ट का लेस देन 8 होगा, माइनर का 8 to 30 होगा, मेजर का 30 to 120 होगा, और जो लॉन्ग स्पान ब्रिज होगा उसका ग्रेटर देन 120 होगा, ठीक है ना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ब्रिज। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट विल प्रोसीड। सो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी, अगर आपका डिटर्मिनेट ब्रिज होगा एंड इनडिटर्मिनेट ब्रिज हो सकता है। टाइप ऑफ द कनेक्शन, इसमें आपका पिनड कनेक्शन हो सकता है, इसमें आपका रिवेट कनेक्शन हो सकता है, इसमें आपका वेल्डेड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे सर्टेन डेफिनेशन है। सबसे पहले ब्रिज क्या होता है, तो ब्रिज होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कम्युनिकेट करेगा या कैरी करेगा रोड ट्रैफिक और अदर मूविंग लोड्स ओवर द डिप्रेशन और ऑब्स्ट्रक्शन सच एज रिवर, स्ट्रीम, कैनाल, रोड और दी हाईवे, ठीक है ना। ये सब आपको आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हाई लेवल या नॉन सबमर्सिबल ब्रिज क्या है। द ब्रिज डज नॉट अलाउ द हाई फ्लड लेवल वाटर टू पास ओवर देम, यानी जो अगर मान लीजिए ये आपका यहाँ पे रिवर है, दिस इज द रिवर फ्लोइंग, ठीक है, यहाँ पर ब्रिज होगा और वाटर लेवल यहाँ होगा, ये वाटर लेवल होगा मैक्सिमम वाटर लेवल, ठीक है ना। तो ये आपका नॉन सबमर्सिबल ब्रिज होगा। अब इसी के साथ सबमर्सिबल ब्रिज होगा। सबमर्सिबल ब्रिज में क्या होता है, याद रखना, द ब्रिज विच अलाउज द हाई फ्लड वाटर टू पास ओवर इट। तो इसी तरह ये यही आपका यहाँ पे रिवर होगा, ये आपका ब्रिज होगा, दिस इज ब्रिज, ठीक है, ये आपका ब्रिज है। तो वाटर जो है इट विल फ्लो, इट विल ओवरफ्लो, ऊपर कर सकता है फ्लो, इट विल ओवरफ्लो, ठीक है ना। इट कैरीज रोड अबो द HFL ऑफ द कैनाल। सो जो आपका रोड होता है, ठीक है ना, इट कैरीज अबो द HFL ऑफ द कैनाल, याद रखना। अब यहाँ पे आपका काजवे क्या होता है, इट इज अ पक्का सबमर्सिबल ब्रिज विच अलाउज फ्लड टू पास ओवर इट, ठीक है ना, प्रोवाइड्स ऑन लेस इंपॉर्टेंट रूट्स, याद रखना, हैंस रिड्यूसेस कॉस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आसान है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपका फिफ्थ डेफिनेशन जो है, व्हाट इज द फुट ब्रिज। फुट ब्रिज क्या होता है, यूज्ड फॉर कैरिंग पेडेस्ट्रियन या साइकिल्स एंड एनिमल्स। अब इसी के साथ कलवर्ट आता है। तो व्हेन द स्मॉल वाटर क्रॉसेज है रोड विथ लीनियर वाटर लेस देन 6, ठीक है ना, इन्हें लीनियर वाटर लेंथ होगा लेस देन 6 मीटर, उसको कलवर्ट बोलेंगे। अब डेक ब्रिज क्या हो सकता है, फ्लोरिंग सपोर्टेड एट द टॉप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, ये होता है डेक ब्रिज। और थ्रो ब्रिज क्या होता है, फ्लोरिंग सपोर्टेड एट बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर अगर होगा तो डेक ब्रिज कहलाएगा, जो फ्लोरिंग होगा अगर नीचे होगा सुपर स्ट्रक्चर में तो थ्रो ब्रिज कहलाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं आगे। नाइन्थ ब्रिज आपका कौन सा रहेगा, ठीक है, सेमी थ्रो ब्रिज। इसमें क्या रहता है, फ्लोरिंग जो है सपोर्टेड एट सम इंटरमीडिएट लेवल ऑफ दी, ठीक है ना, सुपर स्ट्रक्चर, ना तो ऊपर होता है ना नीचे होता है, तो बीच में होता है, ठीक है ना, बीच में होता है। इसी तरह बात करेंगे हम, हमारे पास में जो 10th नंबर ऑफ ब्रिज है दैट इज द सिंपल ब्रिज। सिंपल ब्रिज होता है, इसमें सपोर्टेड एंड्स जो है, ठीक है, ओनली प्रेजेंट होता है, अप टू 8 मीटर इसका लेंथ होता है, 8 से ज़्यादा नहीं होता है। इसी तरह कंटिन्यूअस ब्रिज है, दिस इज कंटिन्यूअस और मोर देन 2 स्पान्स, इसमें मोर देन 2 स्पान्स होते हैं, दैट इज द कंटिन्यूअस ब्रिज, और ये लार्ज स्पान्स के लिए यूज होता है। इसी तरह आर्च ब्रिज होता है। तो ब्रिजेस विच प्रोड्यूस इंक्लाइंड प्रेशर ऑन दी सपोर्ट्स अंडर वर्टिकल लोड्स, इट इज इकोनॉमिकल अप टू 20 मीटर, याद रखना, आर्च ब्रिज आपका 20 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ बैरल और द रिब। इसी के साथ साथ यहाँ पे रिजिड फ्रेम ब्रिज है। तो रिजिड फ्रेम ब्रिज जो होता है हॉरिजेंटल डेक, इट इज मेड मोनोलिथिक विद द वर्टिकल एब्यूटमेंट, ठीक है, इट इज इकोनॉमिकल अप टू 10 टू, ठीक है ना, 10 to 20 मीटर। तो ये जो रिजिड फ्रेम ब्रिज है 10 to 20 मीटर तक आपका सूटेबल रहता है, ठीक है ना। तो हमेशा की तरह, ठीक है, इस वीडियो में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, यू कैन फाइंड आउट। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो कैंटिलीवर ब्रिज होता है, ठीक है, इसमें मोर आर लेस फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। तो इसका भी देखा गया है कंसिडरेशन 8 से लेकर 20 मीटर तक ये, ठीक है ना, अवेलेबल करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में स्क्वायर ब्रिज होता है। अगर आप देखोगे इट इज राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द रिवर। अगर ये रिवर है, ठीक है ना, तो ये एक्सिस ऑफ द रिवर है, तो ये राइट एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द रिवर पे होगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर बात करेंगे यहाँ पे सिक्यू ब्रिज, या हाँ सिक्यू ब्रिज की बात करेंगे, सो नॉट एट द राइट एंगल। तो कैसा होता है, देखो, नॉट एट द राइट एंगल, देखो, नॉट एट द राइट एंगल, ठीक है, ये ब्रिज हो सकता है, ऐसे हो सकता है,
या ऐसे हो सकता है, किसी भी एंगल पर हो सकता है, ठीक है। जनरली जो एंगल रहता है वो 15 से लेकर 16 डिग्री तक रहता है, ठीक है ना। सस्पेंशन ब्रिज होता है केबल ब्रिज एंकर्ड एट द एंड्स, ठीक है। अब अंडर ब्रिज क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड टू एनेबल द रोड टू पास अंडर अनदर वर्क, ठीक है। बहुत आसान डेफिनेशन है, यू कैन फाइंड आउट। और आपका ओवर ब्रिज होगा, कंस्ट्रक्टेड टू एनेबल वन फॉर्म ऑफ द लैंड टू द अनदर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपका ओवर ब्रिज होगा, ठीक है। सो दीज आर दी डेफिनेशंस। और भी कुछ डेफिनेशन है, हाँ। अब क्लास ए क्या होता है, देखो दिस क्लास ए ब्रिज जो होता है इसको हम डिजाइन करते हैं आईआरसी क्लास ए लोडिंग के लिए और चेक करते हैं क्लास ए लोडिंग के लिए, ठीक है ना। तो क्लास ए जो है इसको डिजाइन करते हैं क्लास ए लोडिंग के लिए और याद रखेंगे चेक करते हैं क्लास ए लोडिंग के लिए। प्रोवाइडेड म्युनिसिपल लिमिट्स इन इंडस्ट्रियल एरिया अलोंग स्पेसिफाइड हाईवेज। यहाँ पे जो आपके पास में यहाँ पे आपके पास में क्लास ए ब्रिज है तो इसको हम परमानेंट ब्रिज बोलते हैं। इसको डिजाइन करते हैं आईआरसी क्लास ए लोडिंग के लिए, ठीक है ना। इसी तरह आपका क्लास बी ब्रिज है, इट इज टेम्परेरी ब्रिज डिजाइनड फॉर आईआरसी क्लास बी लोडिंग, ठीक है ना। डिजाइनड फॉर आईआरसी क्लास बी लोडिंग याद रहेगा आपको। तो क्लास ए, ठीक है, क्लास ए एंड क्लास बी है। तो यहाँ पे क्लास ए ब्रिज जो होता है इसको डिजाइन करते हैं क्लास ए लोडिंग के लिए और चेक किया जाता है क्लास ए लोडिंग के लिए। जो क्लास ए लोडिंग होता है वो परमानेंट ब्रिज होता है और जो क्लास बी होता है दैट इज टेम्परेरी ब्रिज, ये बात याद रखना। इसी के साथ साथ हम देखते हैं वायाडक्ट क्या होता है। दिस इज लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ओवर द ड्राई वैली। ड्राई वैली में हम देखते हैं, ठीक है ना, जो लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है उसको वायाडक्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर अक्रॉस डीप वैली विदाउट पेरिनियल वाटर, इसमें पेरिनियल वाटर नहीं रहता है, कभी कभी इसमें फ्लो होता है, ठीक है। तो एक्वाडक्ट क्या होता है, स्मॉल स्ट्रीम कंस्ट्रक्टेड ओवर द स्ट्रीम विच रिमेन्स ड्राई फॉर मोस्ट पार्ट। देखो वायाडक्ट इज द लॉन्ग कंटिन्यूअस, याद रखना, लेकिन एक्वाडक्ट जो है ये आपका स्मॉल स्ट्रीम है। दिस इज स्मॉल स्ट्रीम, रिमेंबर, ठीक है ना, ये आपका स्मॉल स्ट्रीम है। राइट समझ। तो ये आपका वायाडक्ट हो गया और ये आपका एक्वाडक्ट हो गया। इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं एप्रन क्या होता है। देखिए एप्रन क्या होता है, लेयर ऑफ कंक्रीट और मेजरी स्टोन प्लेस्ड लाइक ए फ्लोर एट द एंट्रेंस और आउटलेट ऑफ द कल्वर्ट टू प्रिवेंट कवरिंग। तो नीचे हम स्टोन पिचिंग को डाल देते हैं। तो स्टोन पिचिंग क्या करता है काम, ये, ठीक है ना, ये हमारा जो इरोजन होता है वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। उसी के लिए हम एप्रन कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इज फ्लोरिंग एट द एंट्रेंस, याद रखना, लाइक ए फ्लोरिंग एट द एंट्रेंस, जो आपका कवरिंग जो है वो प्रिवेंट करेगा। इसी के साथ आपका कर्टन वॉल होता है। दिस वॉल यूज्ड एज ए प्रोटेक्शन। तो कर्टन वॉल का काम क्या रहता है, एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कवरिंग एक्शन। सो फ्लोर प्रोवाइडेड बिटवीन मेजरी वॉल बिलो द बेड लेवल, ठीक है। आगे बात करेंगे पायर क्या होता है। पायर होता है इंटरमीडिएट इनडिटर्मिनेट सपोर्ट फॉर द सुपर स्ट्रक्चर, ये आपको पता है। इट में भी सॉलिड टाइप और ओपन टाइप, ये सबको पता है, ठीक है ना। अब एब्यूटमेंट क्या है, एब्यूटमेंट और होता है एंड सपोर्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे एब्यूटमेंट है, यहाँ दूसरा एब्यूटमेंट है, तो इस पर हमने यहाँ पे ब्रिज को रखा है, दिस कॉल्ड एज द एब्यूटमेंट। इसी तरह आपका इफेक्टिव स्पान है। तो दिस इज सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सपोर्ट्स, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पान होता है सेंटर टू सेंटर सपोर्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट एस है, दिस इज सपोर्ट एस, यहाँ इसके बीच में से जो डिस्टेंस होगा उसको इफेक्टिव स्पान बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्पान, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आगे बात करेंगे क्लियर स्पान क्या होता है। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट सपोर्ट्स, ठीक है ना। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पायर्स आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, अगर ये आपका यहाँ वन सपोर्ट है, दिस अनदर सपोर्ट, ठीक है, ये आपका ब्रिज है, तो इस एंड से, ठीक है, इस एंड से इस एंड तक, ठीक है, एक तो हो गया सेंटर से सेंटर, अब फेस टू फेस है, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी के साथ बात करते हैं इकोनॉमिकल स्पान क्या होता है। स्पान फॉर विच द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज इज मिनिमम, ये आपसे पूछ सकता है इकोनॉमिकल स्पान क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ द ब्रिज इज मिनिमम। अब एफ्लेक्स देखते हैं। एफ्लेक्स क्या होता है, राइज इन द वाटर लेवल। एफ्लेक्स होता है एक तरह का राइज इन द वाटर लेवल ऑफ द ब्रिज अबो नॉर्मल लेवल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। तो आगे आप ब्रिज कंस्ट्रक्ट करोगे तो रिवर का विड्थ है वो थोड़ा सा, ठीक है ना, यानी जो विड्थ है वो रिड्यूस हो सकता है, उससे वाटर जो है ओवरफ्लो कर सकता है। अब कितना राइज हुआ है इसी को हम एफ्लक्स बोलते हैं। अब फ्री बोर्ड क्या होता है, फ्री बोर्ड होता है डिफरेंस बिटवीन द हाई फ्लड लेवल, ठीक है, आफ्टर अलोइंग फॉर इफ्लेक्स एंड, ठीक है ना,
फ्लड लेवल ऑफ द रोड और फ्लोर लेवल ऑफ द रोड, एम्बैंकमेंट और अप्रोच। ठीक है, इन सिंपल वर्ड जो फ्री बोर्ड रहेगा इट इज हाई फ्लड लेवल माइनस फ्लोर लेवल। ठीक है ना, आगे देखेंगे कि इस ब्रिज के लिए कितना फ्लोर फ्री बोर्ड डाल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में हेडरूम क्या होता है। हेडरूम होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हीकल एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एनी, ठीक है ना, टर्निंग नंबर ऑफ द ब्रिज। ठीक है ना, चलिए लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या होता है। ओवरऑल लेंथ अलोंग सेंटर लाइन फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ द ब्रिज डेक, डिस्टेंस बिटवीन टू इनर फेसेस ऑफ द एबटमेंट। लेंथ को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द लेंथ बाय फार्मूला, जो आपका एल होता है दैट इज एन इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ठीक है ना, एन होता है नंबर ऑफ स्पान्स, एन माइनस वन होता है नंबर ऑफ पायर्स, एंड जो यहाँ पे एल रहेगा, एल इज द स्पान लेंथ एंड बी इज द कॉस्ट ऑफ वन पायर। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द हाउ मच यू हैव टू पुट द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ठीक है, एन इंटू एल प्लस में एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस एल इंटू बी, इट इज एन इंटू एल, ये एन इंटू एल है प्लस में एन माइनस वन इंटू बी है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ द ब्रिज कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं लीनियर वाटरवे क्या होता है। देखो जो लीनियर वाटरवे होता है, लेंथ बिटवीन एक्सट्रीम एज ऑफ वाटर सरफेस एट हाई फ्लड लेवल मेजर एट राइट एंगल टू द एबटमेंट फेसेस। आ रहा है समझ, तो ये आपका लीनियर वाटरवे है। अब इफेक्टिव लीनियर वाटरवे क्या है। इफेक्टिव लीनियर वाटरवे इज टोटल विड्थ ऑफ वाटरवे माइनस द इफेक्टिव विड्थ ऑफ ओबस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे लिखते हैं लो वाटर लेवल क्या होता है। द लो वाटर लेवल ऑफ द वाटर सरफेस इन द ड्राई सीजन। ठीक है ना, तो ड्राई सीजन में जो वाटर लेवल लो रहेगा रिवर में, उसको हम बोलेंगे दैट इज द लो वाटर लेवल। इसी के साथ ऑर्डिनरी फ्लड लेवल लिखेंगे। ऑर्डिनरी फ्लड लेवल क्या होता है, एवरेज लेवल ऑफ हाई फ्लड विच एक्सपेक्टेड नॉर्मली एवरी ईयर। यानी ऑर्डिनरी फ्लड लेवल क्या होता है, जो हम ऐसा फ्लड लेवल जो हर साल आएगा, ठीक है, जो नॉर्मल रहेगा, जैसे हम देखते आ रहे हैं। अब इसमें कभी लो हो सकता है तो लो वाटर लेवल होगा, जैसे ड्राई सीजन आएगा। मान लीजिए कभी हाई फ्लड लेवल आया, मान लीजिए कभी बाढ़ आया, तो जब बाढ़ आएगा उसमें हाई फ्लड लेवल आ सकता है रिवर में। ठीक है ना, तो लो वाटर लेवल, हाई फ्लड लेवल और ऑर्डिनरी फ्लड लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो आपका ब्रिज होना चाहिए, इसमें आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ब्रिज, ब्रिज जो है शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। एक तो आपका सर्व द फंक्शन विद सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। एक तो ये सेफ होना चाहिए, ठीक है, सेफ होना चाहिए, और जिसके लिए ये बनाया गया है इट शुड प्रोवाइड अस दैट फंक्शन, राइट। और एस्थेटिकली साउंड होना चाहिए, और साथ साथ में इकोनॉमिकल होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द आइडियल कंडीशंस रिगार्डिंग एन आइडियल ब्रिज। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। सो इंपॉर्टेंट आईआरसी कोड्स आप रिमेंबर कर सकते हो, यू कैन रिमेंबर द इंपॉर्टेंट आईआरसी कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कोड है IRC 6 फॉर ब्रिज, फॉर रोड ब्रिजेस लोड एंड स्ट्रेसेस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो IRC, ठीक है, 78 जो है स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन के लिए कौन सा कोड यूज होता है, फॉर द फाउंडेशन यू विल यूज द कोड IRC 76। इसी तरह आपका IRC 6 जो है रोड ब्रिजेस के लिए यूज होता है। नंबर 7 जो है इट विल बी फॉर नंबरिंग। ठीक है, तो डिफरेंट कोड्स आपके लिए यहाँ पे यू कैन फाइंड आउट। मेरे ख्याल से आपका 78 इंपॉर्टेंट है, दिस 6 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस 6 इज इंपॉर्टेंट एंड दिस 21 इज इंपॉर्टेंट। सो ये तीन आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रिज। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ब्रिज को, तो इसमें हम मेथड ऑफ नंबरिंग लगाते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्रॉसिंग ब्रिज, ठीक है, इन 5th किलोमीटर। तो अगर आप 5 किलोमीटर चले, ठीक है ना, 5 किलोमीटर चले, तो अगर इसमें तीसरा क्रॉसिंग आया, देखो ये एक ब्रिज आया, ये दूसरा ब्रिज आया, ये तीसरा ब्रिज आया, वी कैन से 5/3। अब इस 5/3 का मतलब क्या है, 5 किलोमीटर में हम चले और 3 क्रॉसिंग्स आए, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रिज। राइट समझ। सो नंबर ऑफ द किलोमीटर इन विच द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड, ये आपका, ठीक है, न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर हो गया किलोमीटर वाइज सीरियल नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको आएगा ये। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रिज, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आइडियल ब्रिज साइट कैरेक्टरिस्टिक। अब जो ब्रिज है ना, उसके लिए आपको बनाने के लिए कौन सा आइडियल कंडीशन होना चाहिए। देखो जो साइट होगा इट शुड बी जियोग्राफिकली स्टेबल, यानी अनयील्डिंग नॉन इरोडेबल मटेरियल फॉर द फाउंडेशन होना चाहिए। साथ साथ में स्ट्रीम शुड बी वेल डिफाइंड एज वेल एज नैरो, इट शुड नॉट बी वाइड, रिमेंबर इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी नैरो। और
स्ट्रेट रीच रहना चाहिए। आगे देखेंगे ना सिक्योर और स्ट्रेट या सिक्योर अलाइनमेंट। सो फर्म, परमानेंट एंड स्ट्रेट एंड हाई बैंक्स होने चाहिए। साथ साथ में फ्लो ऑफ वाटर शुड बी इन द स्टडी रिजीम कंडीशन, ठीक है। शुड बी फ्री फ्रॉम वर्ल्स एंड क्रॉस करंट, ये बात याद रखना, ठीक है। नो कॉन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज टर्बिडिटीज इन द large tributaries in the vicinity of the bridge। यहाँ पे नो नीड ऑफ द कॉस्टली रिवर ट्रेनिंग वर्क, यानी रिवर ट्रेनिंग वर्क भी आपका कॉस्टली नहीं होना चाहिए इन द विसिनिटी ऑफ द ब्रिज। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और भी हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका स्ट्रेट अप्रोच यानी स्क्वायर अलाइनमेंट होना चाहिए। जो स्क्वायर अलाइनमेंट है यही रहना चाहिए, यानी राइट एंगल पे बनना चाहिए। मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल वाटर वे सो एज मिनिमम इफ्लेक्स, ठीक है ना, यानी और इसमें मिनिमम इफ्लेक्स भी आना चाहिए। याद रखिए इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम फाउंडेशन कास्ट आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ इन कर्व्ड अलाइनमेंट ब्रिज शुड नॉट बी ऑन द कर्व्स। याद रखना ब्रिज जो है कर्व्स पे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं ऑन टेंजेंट साइड, बिकॉज ऑन कर्व्स देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड देयर इज द एक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ब्रिज को हम अवॉइड करेंगे कर्व्स पे। तो कहाँ यूज करेंगे? स्क्वायर अलाइनमेंट्स पे, ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में ब्रिज अलाइनमेंट में आप देखोगे स्क्वायर अलाइनमेंट और सिक्योर अलाइनमेंट। तो स्क्वायर अलाइनमेंट मैंने अभी बोल दिया, राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द रिवर होता है। दिस इज नॉट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द रिवर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो डिजाइन डेटा आप देखोगे यहाँ पे, यानी अगर आपको ब्रिज क्रिएट करना है तो आपके लिए वो डिजाइन डेटा क्या क्या होना चाहिए। देखो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बाद में इसको याद कर सकते हो, ठीक है, बाद में आप इसको याद कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ क्रॉस सेक्शन भी लिखा है, ठीक है। चलिए, प्रिलिमिनरी सर्वे विच इज इंपॉर्टेंट, तो इसको कैरी आउट किया जाता है 200 to 500 मीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द ब्रिज, और क्रॉस सेक्शन जो है 50 मीटर इंटरवल पे, ठीक है, डिटरमाइन किया जाता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। 50 मीटर इंटरवल पे शुड बी डिटरमाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और याद रखना प्रिलिमिनरी सर्वे 200 से 500 मीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे जो आपका सब स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इसमें आपको देखो फील्ड एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो इसमें सॉइल का डेटा हमारे पास में इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यानी हमें सॉइल एक्सप्लोरेशन करना है। इसके लिए हमारे पास में ओपन पिट मेथड है, मेकिंग बोर होल्स एंड टेकिंग आउट सैंपल्स है, बाय साउंडिंग, बाय यूजिंग जियोलॉजिकल, ठीक है, जियोफिजिकल मेथड्स है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। आई टेल यू, ये इसका डेप्थ इंपॉर्टेंट है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज ग्रेटर देन लिमिटिंग वेलोसिटी, तो इससे इरोजन ऑफ द बेड पार्टिकल हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं स्कवरिंग, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कवरिंग। या द वेलोसिटी विथ विच बेड मटेरियल मूव, इसी को हम बोलेंगे स्कवरिंग हो सकता है। अब देखिए नॉर्मल स्कवर डेप्थ क्या होता है? डेप्थ ऑफ द वाटर इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम व्हेन इट कैरीज द पीक फ्लड डिस्चार्ज। अब जब वाटर पीक फ्लड डिस्चार्ज कैरी करेगा, इस केस में जो मिडल ऑफ द स्ट्रीम पे हम डेप्थ निकालेंगे, दैट इज द नॉर्मल स्कवर डेप्थ। अब ये नॉर्मल स्कवर डेप्थ जो है ये डिपेंड करता है लूज ग्रैनुलर मटेरियल, नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कवरिंग या रिकिंग कैनाल्स में, ठीक है। ये जो नॉर्मल स्कवर डेप्थ है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमारा फॉर्मूला डेवलप्ड बाय लेसी फॉर एलोवेला कैनाल, जो आपने पढ़ा है, जो हमारा पेरीमीटर पी होता है, वेटेड पेरीमीटर, दैट इज 4.75 अंडर रूट के क्यू इज द डिस्चार्ज, यू नो। एंड अगर आपको लेसिस का डेप्थ डी निकालना है, दैट इज 0.473 क्यू बाई एफ पावर 1/3। इरिगेशन में ये फॉर्मूला आपने पूरा क्लियर किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैक्सिमम स्कार डेप्थ ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्कार डेप्थ इज नॉट यूनिफॉर्म इवन इन स्ट्रेट रीचेस। तो इसके लिए अगर स्ट्रेट रीच होगा उसके लिए 1.27 डी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडरेट बेंटस पे, याद रखना मॉडरेट बेंटस पे 1.5 डी लेते हैं, और सीवियर बेंटस पे 1.75 डी लेते हैं। राइट एंगल पे 2 डी लेते हैं, और नोज ऑफ पेयर पे भी 2 डी लेते हैं, और अपस्ट्रीम नोज ऑफ द गाइडेड बैंक पे 2.75 डी लेते हैं। रहे समझ? तो यहाँ पे ये ऑल द वैल्यूज विच आर यूज्ड फॉर द मैक्सिमम स्कार डेप्थ अंडर द गिवन कंडीशन। रहे समझ? ठीक है, आगे बात करेंगे, विल प्रोसीड। अब यहाँ पे डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, इसके लिए आपको डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन के लिए आपको रैंकाइन इक्वेशन यूज होता है, विच इज क्यू बाई गामा 1 माइनस साइन बाई 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5 होल स्क्वायर, ये आपको पता होगा। देखिए अब डी फाउंडेशन होगा, द
the depth below scar line greater than 2 मीटर for piers and abutments of arched bridge। तो आर्चड ब्रिज होगा, जो पियर्स एंड अबूटमेंट्स होगा, इनका जो डेप्थ रखोगे वो ग्रेटर देन 2 रखोगे, और अगर अदर ब्रिज रखोगे तो 1.3 रखोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, एफ्लक्स क्या होता है। एफ्लक्स को मैंने अभी डिफाइन किया। एफ्लक्स होता है द राइज ऑफ हेडिंग अप ऑफ वाटर ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम एफ्लक्स बोलते हैं। और ग्रेटर द एफ्लक्स ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी एंड ग्रेटर विल बी द डेप्थ ऑफ कवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर एफ्लक्स तो ग्रेटर वेलोसिटी एंड ग्रेटर विल बी द डेप्थ ऑफ द कवर। ठीक है, तो इसी के साथ आपको डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एफ्लक्स। इसके लिए आपके लिए ये दो फार्मूला है विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बात करते हैं आगे। ठीक है, अब फ्री बोर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, डिफरेंस बिटवीन हाई फ्लड लेवल एंड फ्लोर लेवल ये आपको अभी बोल दिया। अब फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे हाई फ्लड लेवल तो इसमें 600 mm रहता है, आरएच ब्रिज रहता है 300 mm रहता है, गर्डर ब्रिज रहता है 600 to 900 mm रहता है, और नेविगेशनल स्ट्रीम के लिए 2400 to 3000 mm रहता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो फ्लड डिस्चार्ज को कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए पास हमारे एम्पेरिकल फार्मूला होता है, जो क्यू डिस्चार्ज होता है दैट इज CM⁴n, या हम लिखते हैं इसको A⁴n। अब ए का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है मैं आपको बोलूंगा। क्यू क्या होता है, पीक फ्लो यानी मीटर पर सेकंड में डिस्चार्ज। सी कांस्टेंट रहता है, एम होता है एरिया ऑफ द कैचमेंट, या ए होता है एरिया ऑफ द कैचमेंट, और एन होता है इंडेक्स। अब ये जो एन इंडेक्स है किसके लिए, देखो डायकन फार्मूला अगर आपके पास होगा तो उसमें जो एन का वैल्यू है दैट इज 3/4। याद रखना नॉर्थ इंडिया के लिए यूज होता है। रवि फार्मूला जो आपको पूछा था 2/3 होता है। ठीक है, तो एन का वैल्यू, इंडेक्स का वैल्यू 2/3 होता है। ठीक है, याद रखना दिस इज यूज फॉर साउदर्न इंडिया। रवि साउदर्न इंडिया के लिए, डेक्कन नॉर्दर्न के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। और भी दो फार्मूला है, इंग्लिश फार्मूला एंड कोस्टल फार्मूला। इंग्लिश जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में यूज होता है, इसके लिए फॉर स्मॉल एरियाज फैन शेप्ड कैचमेंट के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपके लिए लिखा है 123.2 √m। ये m जो है इट इज एरिया एक्चुअली, ठीक है ना, m इज एक्चुअली एरिया, तो यू कैन सी। अब इकोनॉमिकल स्पान ऑफ द ब्रिज क्या होता है, देखो द स्पान फॉर विच द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज इज मिनिमम, उसको हम इकोनॉमिकल स्पान बोलेंगे। अब ये किस किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड नेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर, स्पान लेंथ, या नेचर ऑफ द स्ट्रीम टू बी ब्रिजेड, या क्लाइमेटिक एंड अदर कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर जो है इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ सब स्ट्रक्चर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्पान। जितना आप लेंथ इंक्रीज करोगे, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर का कॉस्ट ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है ना, लेकिन सब स्ट्रक्चर का डिक्रीज होता है, सब स्ट्रक्चर का डिक्रीज होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज दैट जहां पे कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर के इक्वल टू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पान इज दैट जहां पे कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट विल प्रोसीड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोडिंग दिया है, ठीक है, तो कौन कौन सा लोड आता है, डेड लोड, लाइव लोड, ये सब आपको पता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर है, कहाँ पर है सर, कहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ क्लास ए, ठीक है, क्लास ए है परमानेंट ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स के लिए यूज होता है। क्लास बी ऑन टेम्परेरी ब्रिजेस एंड टिम्बर ब्रिज के लिए यूज होता है। एंड क्लास ए ब्रिज जो है इनको डिजाइन करते डिजाइन फॉर क्लास ए लोडिंग एंड चेकर फॉर क्लास ए लोडिंग। ठीक है ना। और हैवियर स्ट्रेसेस में बी ऑब्टेन्ड अंडर क्लास ए लोडिंग बेस्ड ऑन द मेथड। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे ब्रिज इंजीनियरिंग था। अगर आपको स्टैंडर्ड लोड भी पूछ सकता है, क्लास ए IRC 70, ठीक है ना, उसके लिए 700 किलो न्यूटन लेते हैं, IRC ए उसके लिए 400 किलो न्यूटन लेते हैं, और IRC इसके लिए कितना लेते हैं, इसको 1000 किलो न्यूटन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्रिज इंजीनियरिंग है। तो इसमें जो है अब बियरिंग का एक टॉपिक रहेगा, तो जो बियरिंग का टॉपिक है उसको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और रिमेंबर ये वीडियो जो है मैंने मोबाइल से शूट किया है, तो अगर इसमें कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, ऐसा कोई गलती आ सकता है तो उसके लिए, ठीक है ना,
आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। तो कुल मिला के ये वाला स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रिज के लिए। और कौन सा स्लाइड इंपॉर्टेंट है? दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपका कहाँ गया, हाँ, ये वाला स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये वाला स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ, कौन सा स्लाइड सर? ये वाला स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में कौन सा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, हाँ, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी मैंने तो सारा कुछ डिस्कस किया, यू कैन सी द वीडियो, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। चलो, थैंक यू सो मच।